हेलो गाइस, लेट्स कंटिन्यू विथ रिएक्शंस ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स। ठीक है, सबसे पहले समझ लेते हैं कि अभी तक हमने क्या देखा है। अभी तक हमने देखा रिएक्शंस किस तरह से होती है बेंजीन रिंग के ऊपर। सिंपल सी रिएक्शंस देखी, जैसे हमने हैलोजिनेशन रिएक्शन देखा, फ्रेडल-क्राफ्ट्स अल्किलेशन रिएक्शन, फ्रेडल-क्राफ्ट्स एसिलेशन रिएक्शन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, इस तरह के रिएक्शंस हमने देखे बेंजीन रिंग के ऊपर। तो सिंपल एक बेंजीन रिंग लिया था मैंने और उसके ऊपर मैं कोई रिएक्शन कर रहा हूँ, तो मेरे को क्या दिख रहा है कि बेंजीन के ऊपर कोई सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही है और कोई एक जो पोजीशन है बेंजीन का, उसके ऊपर कोई ग्रुप आके बैठ गया। ठीक है ना, लेट्स से दिस डी ग्रुप, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है। इस रिएक्शन को अपन ने बोला था इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इस तरह के रिएक्शंस हमने देखे। हमने ये भी देखे कि कैटलिस्ट होता है तो बेंजीन रिंग के ऊपर रिएक्शन होती है, अदरवाइज नहीं होती। ठीक है, अब हम जो देख रहे हैं वो इसी का नेक्स्ट लेवल देख रहे हैं। तो हमको ये रिएक्शंस जो थी, जो हमने देखी थी अभी तक, वो मालूम रहनी चाहिए। एट द सेम टाइम ये जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है विच इज़ नेक्स्ट लेवल ऑफ द प्रीवियस कॉन्सेप्ट, ये भी हमको मालूम रहना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं, जैसे मान लो कि एक बेंजीन रिंग ले लिया मैंने और उसके ऊपर कोई सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है। तो ये सब्स्टिट्यूएंट है मान लो मिथिल ग्रुप, तो इसका मतलब ये हमारा कंपाउंड हो गया टोल्यूइन, और मैं इसका रिएक्शन करता हूँ तो मेरे को क्या मिलेगा? तो मेरे को कहीं ना कहीं हैलोजिनेशन मिलेगा बेंजीन रिंग के ऊपर। तो ये तो हमको मालूम है कि ये जो रिएजेंट है ये हैलोजिनेटिंग रिएजेंट है और बेंजीन को हैलोजिनेट करेगा, लेकिन कौन सी पोजीशन पे? तो यहाँ पे हमारे पास ऑर्थो पोजीशन है, मेटा पोजीशन है और पैरा पोजीशन। ये तीन पोजीशंस है। जब बेंजीन रिंग पे ऊपर हमने हैलोजिनेशन किया था तो जो 6 पोजीशंस थी वो आइडेंटिकल थी, तो कहीं पे भी ये डी ग्रुप लगा दो, इट डजेंट मैटर। लेकिन दैट इज़ नॉट द केस नाउ। अभी हमारे पास 3 पोजीशंस है, किसी भी 3 पोजीशन पे ये हैलोजन जा सकता है। जो नेक्स्ट इनकमिंग ग्रुप है वो कौन से पोजीशन पे जाएगा, उसी को बोल रहे हैं अपन सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट। क्योंकि ये जो सब पोजीशन है नेक्स्ट इनकमिंग ग्रुप का, वो कौन डिसाइड कर रहा है? वो ये मिथिल ग्रुप डिसाइड कर रहा है। दैट मिथिल ग्रुप इज डिसाइडिंग जो नेक्स्ट इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल है वो कौन से पोजीशन पे जाएगा, ऑर्थो पे जाएगा, मेटा पे जाएगा या पैरा पे जाएगा, ये ग्रुप डिसाइड कर रहा है। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट। ठीक है, तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो हमारे पास 3 पॉसिबिलिटीज़ है, वी कैन हैव आइदर ऑर्थो, मेटा और पैरा, लेकिन विच ऑफ दिस इज गोइंग टू बी द मेजर प्रोडक्ट, ये हमको डिसाइड करना है। तो मान लो कि वी डू दिस एंड वी गेट दिस 3 प्रोडक्ट्स। तो हाउ डू वी डिसाइड विच इज़ गोइंग टू बी द मेजर प्रोडक्ट? यहाँ पे हमको समझना क्या है कि ये मिथिल ग्रुप जो है इसका इफेक्ट कैसा है, हाउ डज इट अफेक्ट द नेक्स्ट इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल, तो ये हमको समझना है। तो ये जो सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है ये बेंजीन रिंग को 2 तरह से अफेक्ट करता है और ये दोनों इफेक्ट हमको समझने हैं, तभी हमको समझ में आएगा कि इनमें से कौन सा मेजर प्रोडक्ट रहेगा। अंडरस्टूड है? पहला इफेक्ट है रिएक्टिविटी इफेक्ट, मतलब कि बेंजीन रिंग की रिएक्टिविटी जो ग्रुप है या तो वो कम करेगा या तो बढ़ाएगा। सो 2 इफेक्ट हो सकते हैं रिएक्टिविटी में, या तो रिएक्टिविटी बेंजीन की कम हो रही है या तो बढ़ रही है। इसका मतलब ये हो गया कि जो हम रिएक्शन देख रहे हैं तो इसको मैं कंपेयर कर रहा हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल, तो ये एक रिएक्शन है जिसमें अपन देख रहे हैं कि बेंजीन को डायरेक्टली मैं हैलोजिनेशन कर रहा हूँ। ठीक है, सो लेट्स कॉल दिस, इसका जो रेट रहेगा रिएक्शन का, लेट्स कॉल दिस एज K1। और सेकंड रिएक्शन लेते हैं जिसमें आई एम टेकिंग टोल्यूइन और उसको हैलोजिनेट करते हैं इन द सेम मैनर, और इसका जो रेट है लेट्स कॉल दिस एज K2। ठीक है, तो ऑब्वियसली दोनों का जो रेट रहेगा दैट इज नॉट गोइंग टू बी सेम, दे आर गोइंग टू हैव डिफरेंट रेट्स। सो K1 इज नॉट गोइंग टू बी इक्वल टू K2, बट हमको डिसाइड ये करना है कि विच वन इज ग्रेटर एंड विच वन इज स्मॉलर, एंड दिस डिपेंड्स अपॉन द ग्रुप दैट इज प्रेजेंट ऑन द रिंग। अगर मान लो ये जो ग्रुप प्रेजेंट है, राइट, इफ दैट ग्रुप इज अ एक्टिवेटिंग ग्रुप, इन दैट केस K2 इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन K1। अंडरस्टूड है? तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे? एक्टिवेटिंग ग्रुप। सो रेट इज गोइंग टू बी फास्टर व्हेन there is a activating group on the benzene ring. If you have a deactivating group, in that case
K1 इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन K2। रेट क्या हो गया, स्लो हो गया। सो ये सेकंड जो रिएक्शन था इसका रेट स्लो हो गया बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अ डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। ठीक है, तो हमको ग्रुप्स आइडेंटिफाई करते आनी चाहिए कि कौन सा ग्रुप एक्टिवेटिंग है और कौन सा ग्रुप डीएक्टिवेटिंग है। इससे हमको रेट के बारे में पता चलता है एज कंपेयर टू अवर स्टैंडर्ड। ये अपना स्टैंडर्ड है, मान लो कि इससे अपन कंपेयर कर रहे हैं, बेंजीन से अपन कंपेयर कर रहे हैं, तो विथ रिस्पेक्ट टू बेंजीन जो नेक्स्ट रिएक्शन है उसका रेट कम हो रहा है या बढ़ रहा है। ओके, तो उसके लिए हमको क्या डिसाइड करना है, ये जो ग्रुप लगा हुआ है इज दिस अ एक्टिवेटिंग ग्रुप और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। तो दो तरह के ग्रुप रह सकते हैं इसके ऊपर, या तो एक्टिवेटिंग, तो दो तरह के ग्रुप हो सकते हैं, तो दो तरह के ग्रुप हो सकते हैं, या तो एक्टिवेटिंग या तो डीएक्टिवेटिंग, और ये दोनों ग्रुप्स अपन समझेंगे। समझ में? तो ये पहला इफेक्ट था अपना रिएक्टिविटी इफेक्ट, जिसमें अपन देख रहे हैं कि रिएक्टिविटी जो है बेंजीन रिंग की वो बढ़ सकती है या कम हो सकती है, दैट वुड डिपेंड अपॉन द ग्रुप दैट इज प्रेजेंट ऑन द रिंग। ओके, और जो नेक्स्ट है सेकंड इफेक्ट जो है दैट इज कॉल्ड एज डायरेक्टिंग इफेक्ट। इसका मतलब कि ये जो ग्रुप प्रेजेंट है वो नेक्स्ट इनकमिंग ग्रुप को या तो ऑर्थो या तो मेटा या तो पैरा के ऊपर ओरिएंट कर सकता है। मतलब रिएक्शन इस तरह से होगी कि जो नेक्स्ट जो ग्रुप बैठ रहा है इस रिंग के ऊपर, दैट कैन आइदर गो टू ऑर्थो, मेटा और पैरा। दैट कैन बी कॉल्ड एज ऑर्थो, मेटा एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। ठीक है, ऑर्थो, मेटा, पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, इस तरह से अपन बात करेंगे। सो इफ आई टेक दिस टोल्वीन एग्जाम्पल एंड इफ आई डू हैलोजिनेशन, ये जो नेक्स्ट ग्रुप रहेगा दैट कैन आइदर गो टू ऑर्थो पोजिशन और मेटा पोजिशंस और पैरा पोजिशन। अंडरस्टूड है? तो किसी भी एक पोजिशन पे ये जा सकता है या दो पोजिशन पे जा सकता है। दिस मिथिल ग्रुप इज एक्चुअली एन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इसका मतलब जो नेक्स्ट इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है वो जाएगा ऑर्थो के ऊपर एंड पैरा के ऊपर। तो हमको दो प्रोडक्ट मिलेंगे, ऑर्थो क्लोरोटोल्वीन एंड पैरा क्लोरोटोल्वीन, ऐसे दो प्रोडक्ट मिलेंगे। मैं दोनों ड्रॉ करवा देता हूँ। तो हमको ये दो प्रोडक्ट मिल रहे हैं और इनका रेशो क्या रहेगा, कौन सा इसमें से मेजर रहेगा वो हम देखते हैं। लेकिन जनरली दैट इज़ नॉट अ बिग प्रॉब्लम। इनका जो जनरल जो परसेंटेजेस होता है दैट इज़ वेरी क्लोज टू ईच अदर, इट्स नॉट अ बिग डिफरेंस। तो जनरली हमको ऑर्थो पैरा ऐसे ही बोलते हैं कि हम लोग ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट हमको मिल रहा है। वाई? बिकॉज दिस इज अ एक्टिवेटिंग ग्रुप। अब एक्टिवेटिंग ग्रुप क्यों है ये भी हम समझते हैं नेक्स्ट इसमें। तो ये ध्यान में रखना है कि एक्टिवेटिंग और डीएक्टिवेटिंग जो भी इफेक्ट है, ओके, that is because of its ability to show either a resonance effect or inductive effect or both. alright, तो कोई भी ग्रुप अगर है और उसका अगर एक्टिवेटिंग या डीएक्टिवेटिंग इफेक्ट अगर अपने को मिल रहा है तो ये दो कारण के हो सकता है, या तो रेजोनेंस इफेक्ट या तो उसका इंडक्टिव इफेक्ट या दोनों, बोथ। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तुमको ध्यान में रखनी है वो ये है कि एक्टिवेटिंग ग्रुप ये बेंजीन को ज़्यादा रिएक्टिव करते हैं और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप बेंजीन को लेस रिएक्टिव करते हैं। मतलब कि अगर रेट के तौर पे अगर देखा जाए रिएक्शन रेट, तो अगर एक्टिवेटिंग ग्रुप बेंजीन रिंग के ऊपर है तो वो पूरा कंपाउंड ज़्यादा रेट के साथ रिएक्ट होगा, और अगर डीएक्टिवेटिंग ग्रुप लगा हुआ है तो वो कंपाउंड स्लोली रिएक्ट होगा। ये ध्यान में रखना है। अंडरस्टूड? Okay, so let's talk about activating and deactivating groups. हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं विथ एक्टिवेटिंग ग्रुप्स। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स जितने भी होते हैं ये सारे के सारे एक्टिवेटिंग ग्रुप्स होते हैं बेंजीन के लिए। तो बेंजीन के ऊपर अगर कोई ग्रुप लगा हुआ है और वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग अगर ग्रुप है तो ये ग्रुप एक्टिवेटिंग ग्रुप माना जाएगा। ठीक है, अब अगर कोई ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है तो ये दो तरीके से किया जा सकता है, या तो रेजोनेंस या तो इंडक्टिव इफेक्ट प्लस आई इफेक्ट। ठीक है, तो दोनों चीज़ें हो सकती है, या तो रेजोनेंस हो सकता है या तो इंडक्टिव हो सकता है या फिर दोनों भी हो सकता है। दैट इज़ ऑल्सो ट्रू। हम देखते हैं, आगे डिस्कस करेंगे किस तरह से कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट हो सकती है। बट एक सिंपल टर्म्स में तुमको ध्यान में रखना है कि ऑल एक्टिवेटिंग ग्रुप्स आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स ऑन अ बेंजीन रिंग। क्लियर? अलग अलग एक्टिवेटिंग ग्रुप्स है, कुछ स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं, कुछ मॉडरेट हो सकते हैं या कुछ वीक भी हो सकते हैं। तुमको ये जो ग्रुप्स है ये सारे के सारे ग्रुप्स इसी ऑर्डर में तुमको ध्यान में रखते हैं। ठीक है, ऑर्डर भी ज़रूरी है और सारे के सारे ग्रुप्स इनके नाम भी ज़रूरी है।
तो सबसे पहले अपन देख रहे हैं स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग ग्रुप। ऑलराइट, तो ये जो होते हैं ये बेंजीन रिंग के ऊपर जब लगते हैं तो बेंजीन रिंग को बहुत ज़्यादा एक्टिवेट कर देते हैं, मतलब बेंजीन रिंग की रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। इसको अपन बोलते हैं स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग ग्रुप। इसका मतलब इनका जो इलेक्ट्रॉन डोनेशन रहेगा ये बहुत ज़्यादा रहेगा और ये इफेक्ट रेजोनेंस इफेक्ट ही दिखाएगा। द रीज़न फॉर दैट इज़ बेसिकली हमको मालूम है कि रेजोनेंस इफेक्ट ये जो होता है स्ट्रांग इफेक्ट होता है, इजंट इट। अगर रेजोनेंस इफेक्ट है तो स्ट्रांग इफेक्ट है, तो ग्रुप कैसा रहेगा? स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग ग्रुप। अगर बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेशन हो रहा है वाया रेजोनेंस तो स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग ग्रुप रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहला ग्रुप जो रहेगा सबसे ज़्यादा जो एक्टिवेटिंग माना जाता है वो होता है फिनॉक्साइड आयन। बेंजीन रिंग के ऊपर अगर ऑक्साइड आयन लगा हुआ है तो वो ग्रुप कौन सा हो गया? फिनॉक्साइड आयन। ठीक है, अब फिनॉक्साइड आयन में मैं सीधा सीधा रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकता हूँ और बता सकता हूँ कि ये इस तरह से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है बेंजीन रिंग को, सीधा सीधा 2 इलेक्ट्रॉन ये बेंजीन रिंग को डोनेट कर रहा है। अब इससे क्या होगा? तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि एक्टिवेटिंग ग्रुप होने से क्या हो रहा है। देखो, एक्टिवेटिंग ग्रुप रहने की वजह से या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप रहने की वजह से इस बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई। ठीक है ना, अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई तो इसके ऊपर जो अटैक कर रहा है वो कौन है? इलेक्ट्रोफाइल है। अगर इसके ऊपर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है तो इस इलेक्ट्रोफाइल के लिए ये मैग्नेट की तरह काम करेगा, ये उसकी तरफ खींचा चला आएगा, इजंट इट। तो इसकी वजह से रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी? बेंजीन रिंग की बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। अंडरस्टूड है? इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ने के वजह से ये इलेक्ट्रोफाइल को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, इसी वजह से इसकी रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी। एंड दैट इज़ द रीज़न वाई ऑल एक्टिवेटिंग ग्रुप्स आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। ओके, तो ये जो इलेक्ट्रॉन डोनेशन है ये अगर वाया रेजोनेंस है तो ये ज़्यादा रहेगा और उस तरह के ग्रुप को अपन मानेंगे स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग ग्रुप। तो पहला ग्रुप देखा अपन ने फिनॉक्साइड आयन, स्ट्रॉन्ग। ठीक है, सेकंड ग्रुप दैट इज़ एन अमीन ग्रुप। अमीन ग्रुप अगर लगा हुआ है बेंजीन रिंग के ऊपर सो ये हो जाएगा अनिलीन। ठीक है, और नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। आई कैन अगेन ड्रॉ द रेजोनेंस स्ट्रक्चर जिसमें ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग को डोनेट किए जा रहे हैं। ठीक है ना, मैं एरो इस तरह से दिखा रहा हूँ क्योंकि ये डबल बॉन्ड हो जाएगा। ये जो बेंजीन रिंग है उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी आ जाएगी। बेसिकली ये दिखाऊंगा मैं नेक्स्ट स्लाइड्स में कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बेंजीन रिंग के ऊपर बढ़ जाती है, बट रेजोनेंस मैं दिखा रहा हूँ जस्ट सिंगल एरो से, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहता फिलहाल। तो अगर कोई ऐसा एटम वहाँ पे लगा हुआ है अदर देन नाइट्रोजन, ठीक है ना, तो वो भी अगर कोई ऐसा ग्रुप लगा हुआ है जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो वो बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, इजंट इट। दैट्स वाई अमीन और अमीन के जितने भी डेरिवेटिव्स आते हैं ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग माने जाएंगे। आके जब भी वो बेंजीन रिंग के ऊपर रहेंगे ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स माने जाएंगे। I hope you understood this. Lone pair of electron रहने की वजह से we can draw a resonance structure and that's why these groups can be considered as electron donating. Alright, जैसे ये हो गए NHR, NR2, उसी तरह से OH ग्रुप, यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक है ना, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं ऑक्सीजन के ऊपर। सो आई कैन अगेन ड्रॉ दिस रेजोनेंस स्ट्रक्चर जहाँ पे इलेक्ट्रॉन कैन बी गिवन टू द बेंजीन रिंग। एनी एरोमेटिक ईथर्स, अब H की जगह मैं अगर R कर दूँ तो ये हो गया OR ग्रुप। लेकिन यहाँ पे रिएक्टिविटी जो है या डोनेटिंग कैपेसिटी जो है वो डिक्रीज हो रही है फ्रॉम टॉप टू बॉटम, और इसीलिए अपने को ये ऑर्डर ध्यान में रखना है। सबसे ज़्यादा अपन किसको मानते हैं? ऑक्साइड आयन को। ठीक है ना, उसके बाद प्राइमरी अमीन, अमीनो ग्रुप, सब्सटीट्यूटेड सेकेंडरी अमीनो ग्रुप, ये हो गया टर्शरी अमीनो ग्रुप, ये हो गया OH ग्रुप, ये हो गया OR ग्रुप। ये में से कोई भी अगर ग्रुप बेंजीन रिंग के ऊपर लगा हुआ है तो बेंजीन रिंग बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो जाती है, इसीलिए इन सारे ग्रुप्स को क्या बोलते हैं? स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग ग्रुप्स। और ऑर्डर क्या हो रहा है? टॉप टू बॉटम। एक्टिवेटिंग कैपेसिटी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। नेक्स्ट जो है दैट इज़ मॉडरेटली एक्टिवेटिंग ग्रुप। यहाँ पे ये अमाइड ग्रुप है। ऑलराइट, इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। ये बेंजीन रिंग है, इसके ऊपर ये N और H लगा हुआ है, देन यू हैव C डबल बॉन्ड O एंड R। अब नाइट्रोजन के ऊपर देर इज़ अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन,
ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बेंजीन को भी मैं रेजोनेंस में दिखा सकता हूँ और उसी तरह से कीटोन ग्रुप में भी दिखा सकता हूँ। तो अमाइड में जो नाइट्रोजन होता है, ठीक है ना, वो रेजोनेंस तो इधर दिखाता ही है कीटोन ग्रुप के साथ, ठीक है ना, कार्बोनिल ग्रुप के साथ, लेकिन एट द सेम टाइम इट कैन ऑल्सो शो अ रेजोनेंस ऑन दिस साइड एज वेल। अगर तुम यहाँ पे देख रहे हो तो ये नाइट्रोजन के जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ये दोनों तरफ डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है ना, इसीलिए इसकी जो कैपेसिटी है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कैपेसिटी वो थोड़ी कम हो जाएगी। नाउ कंपेयर दिस विथ एन अमीन ग्रुप। यहाँ पे वी कैन जस्ट शो वन एरो, ओके, एक ही तरफ ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, लेकिन इस केस में ये दोनों तरफ डोनेट कर रहा है एंड दैट इज द रीजन व्हाई ये क्या हो जाएगा, मॉडरेट एक्टिवेटिंग ग्रुप, ठीक है ना। सिमिलरली दिस इज एन एस्टर ग्रुप। एस्टर ग्रुप इज ऑल्सो अ मॉडरेटली एक्टिवेटिंग ग्रुप, ठीक है। अगर मान लो मैं ऑक्सीजन ले रहा हूँ, यहाँ पे OH ग्रुप ले रहा हूँ, तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मैं डायरेक्टली दिखा सकता हूँ रेजोनेंस में। उसी तरह से OR ग्रुप ले रहा हूँ तो वो भी मैं डायरेक्टली दिखा सकता हूँ। लेकिन अगर इस हाइड्रोजन के जगह कोई कीटोन ग्रुप आ गया तो ये कार्बोनिल ग्रुप आ गया। अब इसके इलेक्ट्रॉन फिर से दो तरफ डिवाइड हो जाएंगे, दो तरफ रेजोनेंस दिखाएंगे। ये सारे रेजोनेंस स्ट्रक्चर वी कैन ड्रॉ, एक्चुअली ये अपन रेजोनेंस में पढ़ते हैं किस तरह से रेजोनेंस ड्रॉ करने हैं। सो यू कैन एक्चुअली शो दैट द इलेक्ट्रॉन्स आर एक्चुअली डिवाइडेड, दे आर नॉट रेजोनेटिंग ओनली इन वन डायरेक्शन, दे आर रेजोनेटिंग इन बोथ डायरेक्शन। बेंजीन की तरफ भी रेजोनेंस हो रहा है और कार्बोनिल ग्रुप की तरफ भी रेजोनेंस हो रहा है। तो यहाँ पे रेजोनेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। डिवीजन हो रहा है ना रेजोनेंस का, एंड दैट्स व्हाई रेजोनेंस इफेक्ट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। एंड दैट्स व्हाई दिस ग्रुप विल आल्सो बी अ मॉडरेटली एक्टिवेटिंग ग्रुप। एंड द नेक्स्ट वन वी हैव इज वीकली एक्टिवेटिंग ग्रुप। और इसमें आते हैं अल्किल ग्रुप्स, ऑल अल्किल ग्रुप्स एंड फिनिल ग्रुप्स, दीज आर वीकली एक्टिवेटिंग ग्रुप। अल्किल ग्रुप में सारे आ जाएंगे, मिथिल, इथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, जितने भी R ग्रुप्स आएंगे वो सारे के सारे आ गए इसमें। दीज आर ऑल वीकली एक्टिवेटिंग ग्रुप्स, अंडरस्टूड। लेट्स से फॉर एग्जांपल कि अगर मेरे पास दो कंपाउंड्स है, ठीक है, एक के ऊपर NH2 है और दूसरे के ऊपर CH3 लगाया हुआ है। दोनों के साथ मैं एक ही रिएक्शन कर रहा हूँ, मान लो क्लोरीनेशन कर रहा हूँ या फ्रीडेल क्रॉस अल्किलेशन कर रहा हूँ या जो भी है, दीज आर ऑल माय सबस्ट्रेट, और इसके साथ मैं कोई रिएक्शन करता हूँ, इसके साथ भी मैं कोई रिएक्शन करता हूँ। तो रेट ऑफ रिएक्शन किसका ज़्यादा रहेगा, अनिलिन का या टोल्विन का, ठीक है। तो यहाँ से अपने को पता चलता है, देखो एक्टिवेटिंग ग्रुप ध्यान में रखने हैं, उसमें अपने को मालूम है NH2 ग्रुप जो है वो स्ट्रांगली में आ रहा है, इजंट इट, और मिथिल ग्रुप जो है वो वीकली में आ रहा है, ओके। तो NH2 ग्रुप इज अ स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप, मिथिल ग्रुप इज अ वीक एक्टिवेटिंग ग्रुप। तो रेट ऑफ रिएक्शन किसका ज़्यादा रहेगा, अनिलिन का। इस तरह से अपन रिएक्टिविटी को कंपेयर करते हैं और इस तरह के क्वेश्चन बहुत कॉमनली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। सेकंड जो इंपॉर्टेंट चीज़ तुमको ध्यान में रखनी है वो ये कि जितने भी एक्टिवेटिंग ग्रुप्स होते हैं दे आर ऑल ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। इसका मतलब ये होता है कि मान लो कि मेरे पास कोई बेंजीन रिंग है और उसके ऊपर कोई ग्रुप लगा हुआ है, एक जनरल ग्रुप ले लो, एक्टिवेटिंग ग्रुप। तो जितने भी अभी अपन ने ग्रुप देखे उनमें से कोई भी ग्रुप ले लो, अमीन ग्रुप, सेकेंडरी अमीन ग्रुप, या फिर OR ग्रुप, OH ग्रुप, या फिर अल्किल ग्रुप, कोई भी ग्रुप ले लो और उसको बेंजीन रिंग के ऊपर लगा दो। उसको लेके मैं कोई रिएक्शन कर रहा हूँ, कोई भी रिएक्शन, तो जो नेक्स्ट ग्रुप जो आएगा वो कौन से पोजीशन पे आएगा, ऑर्थो और पैरा, इन्हीं पोजीशन पे आएगा, ठीक है। तो इसको अपन बोलते हैं ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। मतलब नेक्स्ट ग्रुप कहाँ पे आके बैठेगा ये कौन डिसाइड कर रहा है, ये डिसाइड कर रहा है जो ग्रुप ऑलरेडी प्रेजेंट है उसके ऊपर। तो इस ग्रुप को अपन क्या बोल रहे हैं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ, मान लो यहाँ पे NH2 ग्रुप लगा हुआ है और इसको लेके मैं क्लोरीनेशन करता हूँ। तो क्लोरीनेशन में मेरे को Cl2 करना है प्लस AlCl3, ऑलराइट। तो मेरे को प्रोडक्ट्स कौन से मिलेंगे इसमें, तो देखो जो NH2 ग्रुप है दैट इज़ अ एक्टिवेटिंग ग्रुप, तो इसका मतलब ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। तो मेरे को क्लोरीन जो मिलेगा वो एक तो ऑर्थो पोजीशन पे मिलेगा और साथ ही में इसका जो मिक्सचर मिलेगा उसमें वो क्लोरीन रहेगा पैरा पोजीशन पे। तो ये हो गया ऑर्थो क्लोरो अनिलिन और ये हो गया पैरा क्लोरो अनिलिन। तो ये मेरे को दो प्रोडक्ट मिल रहे। इसमें देखेंगे अपन कि कौन सा कम कौन सा ज़्यादा मिलता है, ये थोड़ा आगे देखते हैं अपन, लेकिन ज़्यादा फर्क नहीं होता है, नियर अबाउट 50-50 के आसपास ये दोनों मिलते हैं।
कभी हो सकता है कोई एक 40 हो, कोई एक 60 हो, इस तरह का भी स्प्लिट हो सकता है, लेकिन उसके पीछे भी कोई कारण रहेगा, ध्यान में रखना है। ये अपने को जब अपन फंक्शनल ग्रुप केमिस्ट्री देखते हैं तो वहाँ पे उसका एक्सप्लेनेशन अपने को मिलता है। फिलहाल जो है सिंपलेस्ट चीज़ जो ध्यान में रखनी है कि अगर एक्टिवेटिंग ग्रुप लगा हुआ है और उसको लेके मैं कोई रिएक्शन करता हूँ तो जो नेक्स्ट ग्रुप जो आएगा वो ऑर्थो और पैरा पे ही बैठेगा, मेटा पे नहीं। मेटा वाला जो रहेगा दैट इज गोइंग टू बी द माइनर प्रोडक्ट, दीज टू आर गोइंग टू बी द मेजर प्रोडक्ट। इसीलिए इन ग्रुप्स को अपन क्या बोल रहे हैं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर्स। सो ऑल एक्टिवेटिंग ग्रुप्स आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टर्स। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स। ओके, हमको ये ध्यान में आया कि जो एक्टिवेटिंग ग्रुप्स होते हैं दे आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इसका मतलब डीएक्टिवेटिंग ग्रुप कैसे रहेंगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स। ओके, तो यहाँ पे देखो बेंजीन रिंग को किस तरह से डीएक्टिवेट, जैसे कि ये बेंजीन रिंग है, इसके ऊपर कोई ग्रुप लगा हुआ है, लेट्स से दैट इज अ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो इस बेंजीन रिंग के ऊपर कोई एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है। ओके, विड्रॉइंग ग्रुप रहने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है इस बेंजीन रिंग के ऊपर वो डिक्रीज हो जाए, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होगी। अब यहाँ पे कोई इलेक्ट्रोफाइल है तो ये दोनों का जो अट्रैक्शन रहेगा वो डिक्रीज हो जाएगा, इसीलिए रेट ऑफ रिएक्शन इज ऑल्सो गोइंग टू डिक्रीज। देयरफॉर वी से दैट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स डीएक्टिवेट द रिंग। अंडरस्टूड है? सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान में रखना है कि डीएक्टिवेट हो रही है रिंग, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन जो है एज कम्पेयर टू बेंजीन ये डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे भी वी कैन कैटेगराइज डीएक्टिवेटिंग ग्रुप एज स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग, मॉडरेटली डीएक्टिवेटिंग एंड वीकली डीएक्टिवेटिंग। ओके, सो गोना लुक एट द स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग ग्रुप। सबसे स्ट्रांग जो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होता है दैट इज NO2 ग्रुप। दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। ये हमने इंडक्टिव इफेक्ट में भी देखा था। NO2 ग्रुप इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। इट्स एक्चुअली अ वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, दैट्स व्हाई इट इज अ डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। ओके, अमोनियम कैटायन अगर लेते हैं, either substituted or not substituted, these are also going to be strongly deactivating group. Now try to understand why that is the case. Now let's say we take a compound जहाँ पे NH2 group लगा हुआ है बेंजीन रिंग के ऊपर. Now we can delocalize these electrons on the benzene ring and by that this group is electron donating. करेक्ट है? तो ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, इसीलिए ये ग्रुप एक्टिवेटिंग ग्रुप है. ओके, नाउ if I make another R group here or another hydrogen here, in that case ये अमोनियम कैटायन हो गया, ठीक है ना, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो ये अमोनियम कैटायन हो गया. अमोनियम कैटायन के पास देर इज नो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर डीलोकलाइजेशन. लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ही नहीं. इनफैक्ट इट हैज़ अ पॉजिटिव चार्ज, सो इट इज गोइंग टू विड्रॉ द इलेक्ट्रॉन. क्लियर है? एंड बाय दैट इट इज अ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एंड देयरफॉर इट इज अ डीएक्टिवेटिंग ग्रुप. Okay. Similarly, CF3, CCl3, CBr3 and CI3, all of those are also going to be deactivating group because of the presence of halogen, which is very strongly electronegative. इनकी electronegativity ज़्यादा है, इसके वजह से ये पूरे के पूरा ग्रुप ही इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो जाता है. ध्यान में रखना है कि CH3 ग्रुप इज एक्चुअली इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग. ओके, लेकिन CX3 ग्रुप जिसमें X is a halogen, this group is electron withdrawing. Understood है? So this is electron donating group. यहाँ पे halogen के presence के वजह से ये पूरे का पूरा ग्रुप ही electron withdrawing हो जाता है. Alright. Then we have CN group and sulfonyl group. These are also strongly electron withdrawing group. Okay. Then we have moderately deactivating group. These are basically carbonyl compounds like carboxylic acid, acyl chlorides. All of these are deactivating group and they are slightly less than these group. These are very strong. These are also very strong but slightly less. इसीलिए अपन ने क्या किया, उनको moderately deactivating की कैटेगरी में डाला है. In fact, you can also call them as a strong deactivating group. इनके नीचे तुम इनको लिस्ट में डाल दो, that's fine. अलग से कॉलम बना के उनको मॉडरेटली डीएक्टिवेटिंग लिखने की जरूरत नहीं. इट्स नॉट समथिंग दे आर गोइंग टू आस्क यू कौन सा स्ट्रॉन्ग है और कौन सा वीक है. दे आर गोइंग टू गिव यू एन एग्जांपल वेयर यू नीड टू अप्लाई दैट. ऑलराइट, सो एज यू गो फ्रॉम टॉप टू बॉटम द डीएक्टिवेटिंग कैपेसिटी और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कैपेसिटी डिक्रीजेस. ओके, एंड फाइनली we have halogens. These are actually weakly deactivating halogens. All the halogens, right, including fluorine, chlorine, bromine and iodine, these are all deactivating but they are weakly deactivating. And the reason for that is basically अगर fluorine को देखें अपन
बेंजीन रिंग के ऊपर अगर फ्लोरीन लगा हुआ है, सो वी एक्सपेक्ट इट टू बी स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग, isn't it? But that is not the case. If you look at this one, this is actually strongly deactivating, but यहाँ पे 3 फ्लोरीन है और यहाँ पे एक ही फ्लोरीन है. So why is this not strong or moderate deactivating? Now think about it. यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहने के वजह से यहाँ पे रेजोनेंस इफेक्ट भी है और फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से इंडक्टिव इफेक्ट भी है. ये दोनों इफेक्ट का मिला जुला जो इफेक्ट अपने को ये मिलता है कि हैलोजेंस आर वीकली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स. ओके, तो रेजोनेंस, ये जो है रेजोनेंस का जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट है, ये इस इफेक्ट के साथ काउंटरैक्ट कर रहा है. दैट्स वाई इनकी जो इलेक्ट्रॉन खींचने की जो ताकत होती है वो कम हो जाती है इन बेंजीन रिंग. और जहाँ पे रेजोनेंस इन्वॉल्व नहीं है वहाँ पे दीज ग्रुप्स आर वेरी स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग. ध्यान में रखना, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कैपेसिटी ये रेजोनेंस के ऊपर डिपेंड करती है. जैसे अगर हैलोजेंस they are only attached to, let's say, a heel chain, they show a very strong minus I effect because there is no resonance effect to counteract that. लेकिन इस केस में क्या हो रहा है, रेजोनेंस इफेक्ट इंडक्टिव इफेक्ट को काउंटरैक्ट कर रहा है, इसलिए इनका इंडक्टिव इफेक्ट कम हो जाता है. अंडरस्टूड है? और जो सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट तुमको ध्यान में रखना है विथ रिस्पेक्ट टू डीएक्टिवेटिंग ग्रुप इज दैट डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स आर मेटा डायरेक्टर्स. ओके, मतलब यहाँ पे अगर डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है तो जो नेक्स्ट रिएक्शन अपन करेंगे, तो जो नेक्स्ट इलेक्ट्रोफाइल ऐड होगा बेंजीन रिंग में वो रहेगा एट मेटा पोजीशंस ओनली. ठीक है, ऑर्थो और पैरा पे अपने को मिलेगा प्रोडक्ट, बट दैट इज गोइंग टू बी वेरी लिटिल. ध्यान में रखना. तो मेटा जो वाला जो प्रोडक्ट रहेगा दैट इज गोइंग टू बी द मेजर प्रोडक्ट. यहाँ पे एक्सेप्शन एक ही है. एक्सेप्शन जो है वो ये है कि हैलोजेंस दे आर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग बट ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्ट. ओके, तो ये चीज़ तुमको ध्यान में रखनी है. एक्सेप्शन ये है कि हैलोजेंस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग रहने के बावजूद भी ऑर्थो पैरा डायरेक्ट है. इसका रीज़न अपन देखेंगे जब टाइम आएगा, बट फिलहाल ध्यान में रखना है डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स आर मेटा डायरेक्टर एक्सेप्ट हैलोजेंस. हैलोजेंस कैसा है, डीएक्टिवेटिंग तो है लेकिन ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है. ओके, ऑलराइट, तो अब ये सारी चीज़ों को एक साथ अपन देखते हैं एप्लीकेशन के फॉर्म पे. लेट्स से आई हैव अ बेंजीन और इसके ऊपर मैं कोई रिएक्शन करता हूँ, जैसे हैलोजिनेशन रिएक्शन करते हैं. सिंपलेस्ट वन AlCl3 ले लिया कैटलिस्ट, दिस इज अ लुईस एसिड कैटलिस्ट, और मेरे को क्लोरोबेंजीन मिलेगा. ठीक है, किसी भी पोजीशन पे मैं लगा सकता हूँ. ऑलराइट, दैट्स फाइन. तो इसको मैं रिएक्शन 1 बोल देता हूँ. ओके, एंड दिस इज गोइंग टू हैव अ रेट ऑफ K1. इसका रेट क्या है, K1 है. नाउ आई टेक अ टोल्वीन, इसके ऊपर CH3 ग्रुप है एंड CH3 इज अ वीक एक्टिवेटिंग ग्रुप. ओके, और एक्टिवेटिंग ग्रुप्स आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, तो इसलिए इसके ऊपर अगर मैं रिएक्शन करता हूँ Cl2 AlCl3 और इसका रेट रहेगा K2, तो मेरे को जो प्रोडक्ट मिलेगा दैट इज गोइंग टू बी ऑर्थो क्लोरोटोल्वीन प्लस पैरा क्लोरोटोल्वीन. ओके, ये दो प्रोडक्ट्स मेरे को मिल रहे हैं. मिक्सचर मिलेगा, एक थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा, दूसरा थोड़ा सा कम रहेगा. वी आर नॉट वरीड अबाउट इट. और जो मेटा आइसोमर मिलेगा वो बहुत कम रहेगा, दैट इज गोइंग टू बी निग्लिजिबल. ओके, इसको अपन निग्लेक्ट कर रहे हैं. लेट्स टेक अ डिफरेंट रिएक्शन, अनदर रिएक्शन जिसमें आई टेक CHO ग्रुप, सेम रिएक्शन, और इसका रेट रहेगा K3. जो मेरा प्रोडक्ट है वो क्या रहेगा, यू शुड बी एबल टू गेट दैट. CHO ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, देयरफॉर डीएक्टिवेटिंग ग्रुप. बराबर है. तो इसका मतलब दिस इज गोइंग टू डू अ मेटा सब्स्टिट्यूशन. तो मेरे को जो प्रोडक्ट मिलेगा दैट इज गोइंग टू बी मेटा क्लोरोबेंजाल्डिहाइड. ओके, दिस इज मेटा क्लोरोबेंजाल्डिहाइड, ये मेरा फाइनल प्रोडक्ट रहेगा. नाउ इफ आई नंबर दिस रिएक्शन एज 1, 2 एंड 3, सो द रेट ऑफ रिएक्शन सबसे ज़्यादा किसका रहेगा, जहाँ पे एक्टिवेटिंग ग्रुप है. सो रेट जो रहेगा दैट इज गोइंग टू बी K2 is going to be the fastest, then K1, क्योंकि यहाँ पे कोई भी डीएक्टिवेटिंग ग्रुप नहीं है, नॉर्मल कंडीशन है. एंड देन स्लोएस्ट रिएक्शन रहेगा जहाँ पे डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, तो स्लोएस्ट रिएक्शन रहेगा K3. ओके, सो द रेट ऑफ रिएक्शन इज गोइंग टू बी 2, 1 एंड 3. तो ये अपना रिएक्शन रहेगा. इस तरह के क्वेश्चन तुमको एग्जाम में पूछे जाते हैं. मान लो कि मेरे को एक और दिस विथ अनदर कंपाउंड जहाँ पे मान लो NH2 ग्रुप लगा हुआ है. ठीक है, सेम रिएक्शन मैं इसके साथ करता हूँ Cl2 एंड AlCl3 एंड ऑल दैट स्टफ. नाउ ये कितने, इसका रेट कहाँ पे आएगा,
with respect to that. Is it going to be more than K2 or less than K2? Is it going to be more than K1 or K2? ये सारी चीज़ें हमको डिसाइड करनी पड़ती है. Now, if you think about it, it may seem like a difficult question. It's really an easy question, और with practice ये आसान हो ही जाता है. Obviously प्रैक्टिस करना ज़रूरी है, सारी चीज़ें समझना ज़रूरी है. That is the most important part. So NH2 group is a very strong activating group, isn't it? तो सबसे फास्ट रिएक्शन किसका रहेगा? इसका. So this is going to be number 1 now. Then this is moderate activating group, so this is going to be 2, then 3 and then 4. Alright, तो ये अपना ऑर्डर रहेगा रेट ऑफ रिएक्शंस का. इस तरह से अपन इसको करते हैं. इसके और भी एग्जांपल्स अपन देखेंगे आने वाले क्लासेस में. नेक्स्ट वीडियो में जो अपन देखेंगे वो अपन देखेंगे कि इसके पीछे कारण क्या है. ओके, व्हाई इज एक्टिवेटिंग ग्रुप ऑर्थोपैरा डायरेक्टर, व्हाई इज डीएक्टिवेटिंग ग्रुप मेटा डायरेक्टर, ये सारे जो कारण है इसके पीछे अपन देखेंगे. और दूसरा जो हैलोजन का जो अपन ने देखा था, रिमेंबर हमने बोला था कि एक्सेप्शन है हैलोजन, ऑल्दो इट इज़ अ डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, इट इज़ अ ऑर्थोपैरा डायरेक्टर. इसको अपन हैलोजन पैराडॉक्स बोलते हैं. ओके, दिस इज़ अ पैराडॉक्स. तो ये भी अपन समझने की कोशिश करेंगे कि व्हाई डू हैलोजन्स बिहेव इन दिस मैनर. अंडरस्टूड? ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच. बाय, गुड नाइट.